नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिन के दौरे पर सतपुली पहुंचे, जहां पौड़ी गढ़वाल में सतपुली झील का शिलान्यास और तमाम विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के सतपुली में झील समेत 172 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सतपुली झील के निर्माण से प्रदेश में पर्यटन को पंख लगेंगे। इस मौके पर पर्यटन और लोरीवी मंत्री सतपाल महाराज, लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत, पौड़ी के विधायक राजकुमार कोरी समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं। आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि मैं एक सैनिक परिवार में जन्मा हूं, इसके कारण से अनुशासन और समय की पाबंदी मेरी प्राथमिकता में रहती है। और आदरणीय महाराज जी का बहुत आग्रह था, उन्होंने मेरे से पूछ के ही ये डेट मेरी सुविधा अनुसार ये तिथि तय की थी। और मन में बार बार ये हो रहा था कि आज कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मौसम बिल्कुल ही खराब हो जाए और मैं आप सबसे भेंट करने से वंचित रह जाऊं और इस ऐतिहासिक पल का साक्षात रूप से आपके बीच में आकर साक्षी न बन पाऊं। लेकिन इंद्रदेव की कृपा हुई और मैं दिल्ली से मेरठ आ गया। मेरठ से मैं हेलीकॉप्टर से आप सबके बीच में पहुंचा। मैं सूर्यदेव को ही प्रणाम करता हूं कि उन्होंने बहुत कृपा करी। आज प्रकृति की गोद में इस पौराणिक क्षेत्र में आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। मैं देख रहा हूं कि पूरी सड़कों में जब आदरणीय महाराज जी और हम आ रहे थे तो मैं देख रहा था कि वास्तव में इस झील के बनने से, यहां की इन योजनाओं के पूरा होने पर निश्चित रूप से क्षेत्र बिल्कुल बदलने वाला है। और न्यार नदी जिसके बारे में भी महाराज जी बता रहे थे, जो किसी की यार नहीं, वो अब हम सबको जल भी देगी, जीवन भी देगी और इस क्षेत्र में समृद्धि लाने का काम भी करेगी। आज ये बहुत ऐतिहासिक मूवमेंट है और हम सब लोग जो राज्य के अंदर एक नई शुरुआत हमने की है कि शीतकालीन यात्रा भी हमने प्रारंभ कर दी है। हमारे चारों धामों के आशीर्वाद से, हमारे यहाँ के देवी देवताओं की कृपा से, भगवान की कृपा से, आप सबकी शुभकामनाओं से यह भी हमारे लिए उत्तराखंड में बहुत ऐतिहासिक काम हो रहा है कि अब जो यात्रा केवल हमारी यात्रा के समय में होती थी, अब वो यात्रा केवल 6 महीने की, 5 महीने की न होकर अब ये यात्रा भी पूरे वर्ष भर की होने वाली है। और मैं आपको अंतर बताऊं, आप सब देखिए, अगर हम देवभूमि उत्तराखंड के लोग सच में धरती के स्वर्ग में रहते हैं, इसका आभास हमें तब होता है जब हम यहां से दिल्ली जाते हैं, यहां से हम मुंबई जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। तो आप सच बताऊं, आज सवेरे सवेरे मैं दिल्ली का जो EQI है उसको चेक कर रहे थे कि आज प्रदूषण कितना है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आज प्रातःकाल 480 प्रदूषण वहां पर था। एक भट्टी से जिस प्रकार से धुआं निकलता है, उस प्रकार की स्थिति आज दिल्ली में हो रही है। और उत्तराखंड के अंदर आज देखिए इतनी सुनहरी धूप है। तो अगर कोई नगर निगम और नगर पालिका में सभासद, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है तो निकाय का बकाया हुआ टैक्स, जल संस्थान में पानी का बकाया बिल तत्काल जमा कर दे। अगर इसमें लापरवाही की तो हो सकता है कि चुनाव न लड़ पाए। राज्य निर्वाचन आयोग के नियम इसको लेकर काफी सख्त हैं। निकाय चुनाव का बिगुल अब बजने वाला है। सरकारी मशीनरी में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इधर सभासद, पार्षद और वार्ड सदस्य के चुनाव लड़ने वाले भी अपने अपने समीकरण बैठाना शुरू कर दिए हैं। कोई संगठनों में सिफारिश लगा रहा है तो कोई मोहल्लों में बैठक करके वोट बैंक को रिझाने और समझाने की कोशिश में जुट गए। इस बीच आयोग के इस फैसले ने उम्मीदवारों को निराश कर दिया। तो उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगी और इसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं।
इस तरह उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। लागू होने से क्या कुछ बदलाव होंगे यूसीसी के आने से, ये रिपोर्ट देखिए। दो 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वादा उत्तराखंड की आवाम से किया था, उस वादे को पूरा अब उत्तराखंड सरकार करने जा रही है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है जनवरी महीने से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी, यानी यूसीसी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान तब आया जब संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश को ये बतलाया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां यूसीसी लागू होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में क्या कुछ कहा, पहले आप ये बयान सुनिए। अंबेडकर जी, लोहिया जी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामत, इस सब ने इसका विरोध किया है। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। बैठिए, मैं बताता हूं। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए बयान के बाद साफ कर दिया कि उत्तराखंड में इन दिनों यूसीसी नियमावली को लेकर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जनवरी में प्रशिक्षण पूरा होते ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जो यूसीसी को लागू कर देगा। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि जब जब चुनाव आता है मुख्यमंत्री धामी को यूसीसी की याद आ जाती है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पौड़ी से है, जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की टनल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने मॉक ड्रिल की। दरअसल पौड़ी जिला प्रशासन को सूचना मिली कि 100 टनल निर्माण के दौरान टनल में भारी मलबा आने से 10 मजदूर टनल में फंस गए। घटना की सूचना पाकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। आपको बता दें कि एनडीआरएफ के पहुंचने तक एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व प्रशासन ने 7 घायलों को रेस्क्यू कर लिया था, जबकि 3 घायलों को एनडीआरएफ ने टनल से बाहर निकाला। 8 सामान्य घायलों को मौके पर ही उपचार दिया गया। आपको बता दें करीब 2 घंटे के बाद टीम रेस्क्यू पूरा कर पाई और इसे लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मॉक ड्रिल का मकसद प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करना था। कंट्रोल रूम में एक सूचना आई थी कि जो आरवीएनएल का सौड़ में जो टनल बन रहा है वहाँ पे फ्लड और मक आने से वो टनल बंद हो गई और उसमें लगभग 16 के लगभग जो मैन्स मजदूर हैं या जो कार्मिक हैं वो फंस गए, वहाँ पे श्रमिक फंस गए हैं। तो उसकी सूचना मिलते ही हमने इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम जो हमारा यहाँ जिला मुख्यालय में इसको हमने तत्काल एक्टिवेट किया और सभी अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए और तत्काल वहाँ पे आरवीएनएल से संपर्क करके एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से संपर्क करके वहाँ पे टीम्स भेजी गई और हमने सौड़ में स्टेजिंग एरिया बनाया जिसमें कि हमारे राजस्व की टीम तहसीलदार के नेतृत्व में वहाँ पे रही और इसको हमने फिर वहाँ पे रेस्क्यू शुरू किया जिसमें आरवीएनएल की जो वहाँ पे मशीनरी है, जो एल&टी कंपनी वहाँ पे काम कर रही है इसको बनाने के लिए सुरंग को, तो उनकी जो मशीनरी थी और जो उनके मैन पावर जो एक्सपर्टीज थे उनको उपयोग करते हुए हमारे एनडीआरएफ का दल और एसडीआरएफ का दल उस सुरंग में गया और उन्होंने मक हटाते हुए लगभग 4.5 तो सामान्य घायल थे जिनको वहीं पे मेडिकल टीम जो हमारी वहाँ गई थी उनके द्वारा उनको उपचार दिया गया और जो 2 गंभीर घायल थे उनको जो हमारा जो एरिया था जहाँ पे प्रभावित था उसके पास में टिहरी जनपद पड़ता है सबसे पास में, तो उनका बागी एक हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको भेजा गया। तो इस तरह से रेस्क्यू किया गया और इसमें हमने ये देखा कि हमारा जो इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। तो इसमें जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से हमने टाइमली इसको किया है और जो हमारा फोर्स है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ है उनके द्वारा भी तत्काल इसमें मदद पहुँचाई गई।
तो खबर रुड़की से है, जहां न्यायालय के आदेश के बाद ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मेडिकल संचालकों से अपील की और कहा कि वो अपने स्टॉक में एक्सपायरी दवाएं न रखें, स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करें। साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर अनीता ने यह भी बताया कि वो नियमित रूप से मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचकर जांच करती हैं। समय समय पर बैठक आयोजित की जाती है जिनमें एक्सपायरी दवाओं के निपटाने की प्रक्रिया समझाई जाती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय न्यायालय के आदेश भी हैं कि जो है मेडिकल स्टोर पे एक्सपायरी दवाएं किसी को ना दी जाए, और विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ हमारे हर माह मीटिंग होती है। वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो है दवाइयों का जो भी निस्तारण है, कोई दवाइयाँ डिस्ट्रॉय करनी है वो सही तरीके से होनी है, और मैं उसका पालन लगातार कर रही हूँ कि मेडिकल स्टोर पे जहाँ भी जाना है, जहाँ भी देखती हूँ वहाँ पर लोगों को इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान दिया जाना है कि एक्सपायरी दवाइयाँ अलग रखनी है, और उसके साथ ही किसी को भी एक्सपायरी दवाई नहीं देनी है, और मेडिकल कोई भी ग्राहक आता है तो उसको दवाइयाँ चेक करा के देनी है। मेडिकल एक्सपायरी दवाइयाँ पहले तो कोई भी एक्सपायरी दवाइयाँ काउंटर पर न रखी जाएं, और जो भी एक्सपायरी दवाई होती है उसके लिए एक ड्रग एक्ट के अनुसार ही एक अलग से रैक प्रस्तुत करना है, उनको प्रोवाइड कराना है। उसमें एक्सपायरी दवाइयाँ वो अपने समय समय पर निकाल के रख देंगे। अगर कोई दवाई दे रहे हो किसी को, अगर उसकी लॉन्ग नियर एक्सपायरी है तो बता के देंगे कि इसकी एक्सपायरी नियर है और आप इसको जो है इतने दिन के भीतर खा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग दो गोली मांगते हैं, तो मैंने उन्हें बोला कि 2 गोली अगर आप किसी को दे रहे हो काट के, तो वो भी आप जो है पहले मेडिकल ग्राहक को पहले पूरा स्टेप दिखाएंगे कि इसकी एक्सपायरी इतने तारीख तक की है, आप इसको इससे पहले खा लेना। तो खबर रामनगर से है, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया और गृह मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व विधायक ने कहा कि आज भाजपा के नेता सत्ता के नशे में चूर। आगे उन्होंने कहा कि सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो अशोभनीय टिप्पणी की है उसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सदन में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बयान पर पूरी तरह चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को इस बयान पर देश से माफी मांगनी चाहिए और साथ ही सरकार उन्हें बर्खास्त करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, भारत के गृह मंत्री ने सदन में जिस तरह से अंबेडकर जी को, जो संविधान निर्माता है इस देश के, उनको इंगित करके कहा है कि बार बार आप उन्हीं का नाम लेते हो, इतना अगर भगवान का नाम लेते तो आपका भला हो जाता। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है और उसकी शपथ लेके जो गृह मंत्री बने हैं वो इस तरह के अमर्यादित बयान जो है दे रहे हैं बाबा साहब के खिलाफ, और उस पर जो है प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। उनके द्वारा भी कुछ नहीं बोला गया है। इसके विरोध में आज कांग्रेस एआईसीसी के निर्देश पर पूरे देश में जो है गृह मंत्री का और भारत सरकार का, प्रधानमंत्री। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अम्बेडकर जी को लेकर टिप्पणी किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में अम्बेडकर चौक पर इकट्ठा होकर अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर के अपमान किए जाने को लेकर अमित शाह से अपने पद से इस्तीफा दिए जाने की मांग की। कांग्रेस महिला मोर्चा के अध्यक्ष जसबीर कौर और शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारत की आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया गया। संविधान के वो निर्माता हैं जिन्होंने सभी समाज के लोगों को एक माला में पिरोकर उनको अधिकार देने का काम किया। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर का अपमान किसी भी हाल में ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तो देहरादून में आज सीएम धामी ने मेरी योजना राज्य सरकार पुस्तक का विमोचन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया की जानकारी की आवेदन कैसे और कहां करना है और योजनाओं की चयन प्रक्रिया क्या है, इसकी पूरी जानकारी पुस्तक में दी। उन्नीस 19,000 नौकरियां अभी तक हमने दे दी। जो मैंने कहा कि 4 जुलाई 2021 को हमने कहा था हम 24,000 पद भरेंगे, हमने वो वायदा पूरा करने में अभी हमारी 5,000 की संख्या बच गई है।
वो 5000 की संख्या भी हम पूरी कर देंगे, क्योंकि जो भी हम लोगों के मुंह से निकलता है प्रभु की कृपा से, ये हवा, पानी, आकाश, ये देवभूमि, ये पूरा करवा देती है। क्योंकि शुद्ध मन से, शुद्ध नियत से, अच्छी नियत से अगर कोई भी बात करी जाती है तो निश्चित रूप से पूरा होती है। अभी हमारे गैरोला जी कह रहे थे कि सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में इसी मंत्र को मूल मंत्र मानकर और सरकार की कार्य संस्कृति मानकर, कार्य व्यवहार मानकर हम काम कर रहे हैं। और राज्य में विभिन्न योजनाएं आज प्रभावी ढंग से संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त मैं बताऊं तो मैं बोलने लगूंगा तो मैं दिन भर बोल सकता हूं, कई घंटों बोल सकता हूं। एक के बाद एक योजना आती रहेगी। तो कंप्यूटर की जैसे डिस्क होती है वैसे फिट है सब, क्योंकि एक एक योजना बनाने में, करने में बड़ा काम लगता है। जैसे गैरोला जी ने पुस्तक बनाई है तो इनको सब याद है। हमारे ओएसडी लोग, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, हमारे आरओ से नीचे हमारे क्या होते हैं, एआरओ, सेक्शन अफसर, और उसके पीछे वो क्या बोलते हैं नीचे वालों को, समीक्षा अधिकारी। तो सारे लोग लगे रहते हैं, तब जाके कोई चीज पूरी होती है। ये आसानी से नहीं होता। इसी प्रकार हम जैसे योजना कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है 3 गैस के सिलेंडर देने की योजना भी हमारी एक ऐसी योजना है। गरीब परिवारों को, लगभग 1,85,000 परिवारों को हम 3 गैस के सिलेंडर साल में 3 बार मुफ्त रूप से भरने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कर रही है। प्रदेश की महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है। आंदोलनकारियों को, जिन्होंने राज्य बनाने में अपना योगदान दिया, उनको 10% का आरक्षण देना हो। वृद्धा अवस्था पेंशन की सुविधा पहले क्या था कि हमारे राज्य में केवल एक को मिलता था, और 1200 रुपए की धनराशि, चूंकि केंद्रांश उसमें कम है, उसमें हम टॉप अप करके देते हैं। हमने उसको 1500 रुपया किया, और दोनों ही दंपतियों को, पहले घर में एक को मिलती थी, 2 बुजुर्ग दंपति होते थे बीसी साहब, तो आपस में जो है फिर थोड़ा उनका झगड़ा भी हो जाता था कई बार कि पेंशन एक आ रही है, घर में 2 है। हमने कहा भाई नहीं, बुजुर्गों का हम झगड़ा नहीं होने देंगे, हमने दोनों के लिए पेंशन की व्यवस्था करी। तो धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाली धर्म संसद को हरिद्वार प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के बाद आज होने वाली धर्म संसद को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद अब जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद ने सुप्रीम कोर्ट तक पदयात्रा करने की घोषणा की, जिसके बाद धर्म संसद के लिए लगा टेंट भी जिला प्रशासन की सख्ती के बाद हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद स्वामी यति नरसिंहानंद और उनके साथ अन्य संतों और उनके अनुयायियों ने जूना अखाड़े के बैठक के रूम में एक छोटा धर्म संसद यानी कम संतों की उपस्थिति में धर्म संसद की और एक बार फिर विवादित बयान दे डाला, जिसमें स्वामी यति नरसिंहानंद ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि सनातनी सोच के लोग भी सत्ता में आकर बदल जाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिंदूवादी नेता समझकर उन्होंने दिन रात एक कर उनको सत्ता तक पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद वो भी अन्य नेताओं की तरह ही निकले। देखिए, हमारा संघर्ष प्रशासनिक अधिकारियों से भी होगा, जो नेता हमारे सामने आएंगे उनसे भी होगा। हम सुप्रीम कोर्ट से भी संघर्ष करेंगे, हम हर किसी से संघर्ष करेंगे, हर तरह से संघर्ष करेंगे। और अब हम इस संघर्ष को एक कोने लगा के रहेंगे। हमारे लिए, हिंदुओं के लिए आखिरी लड़ाई है। अगर हम इस जमीन पर अब हारे तो हिंदुओं के पास भागने के लिए अब जमीन खत्म हो गई है, और कोई भी देश अब 100 करोड़ की आबादी को शरण नहीं दे सकता। मान लो हम 2-4 लाख होते तो कोई शरण दे देता, लेकिन 100 करोड़ को कौन शरण देगा? तो हम अब अंतिम संघर्ष करेंगे और दुनिया अब हमारे संघर्ष को देखेगी। तो खबर हल्द्वानी से है, जहां प्रशासन अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर सख्त नजर आया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने फुटपाथ पर फैल रहे अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया और इस दौरान व्यापारियों ने समय मांगा, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ने सीधा इनकार करते हुए जेसीबी से अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि अतिक्रमण हटाने से पहले दुकान के मालिकों को नोटिस दिया गया। ये जो हमारा नैनीताल बरेली मुख्य मार्ग है, गांधी स्कूल के पास, यहाँ पर
दुकानें हैं इनके द्वारा फुटपाथ को पूरा कवर किया गया था और फुटपाथ के साथ साथ जो हमारी सड़क है उस पर भी व्यापार ये लोग कर रहे थे। बीच में लगभग 1-1.5 महीने पहले ये शिकायत हमें प्राप्त हुई थी, नगर निगम के माध्यम से यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा उन्हें सचेत भी किया गया था और अपना अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी कोई इसमें परिवर्तन न देखते हुए आज इसमें बलपूर्वक जितने भी आगे बढ़ाया गया वो अतिक्रमण हटाया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिया है कि नई दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखंड निवास आमजन के लिए भी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उत्तराखंड निवास में कक्ष आरक्षण के लिए जारी कर दिए गए हैं। शासनादेश को तुरंत संशोधित किया जाए और जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली में बने उत्तराखंड निवास में विधायक मंत्री के साथ ही आमजन को रुकने के लिए मुख्यमंत्री का फैसला बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाले किसी भी व्यक्ति को रुकने में दिक्कत आती है तो वो दिल्ली में उत्तराखंड निवास में रुक सकता है। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है और उत्तराखंड निवास जो दिल्ली में बना है बहुत ही ऐतिहासिक वहां पर निर्माण हुआ है और वहां विधायक मंत्रियों के अलावा अगर जनमानस को भी वहां रुकने के लिए, वहां पर उसे आवास देने के लिए अगर मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही बेहतर हुआ कि उत्तराखंड से कोई भी व्यक्ति अगर अपने किसी काम से दिल्ली अगर जाता है और वहां उसे रहने की कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो उत्तराखंड निवास में अगर उसे स्थान प्राप्त होता है या मिलता है तो ये बहुत ही एक अच्छा फैसला हुआ जिसमें कि यहाँ के जाने वाले लोग भी वहां पर उत्तराखंड का जो हमारा वो भवन बना है, जो ऐतिहासिक भवन है, जो उत्तराखंड की धरोहर है, उसमें रह करके वो भी आनंद ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने ये बहुत ही बेहतर निर्णय लेने का काम। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।